सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर रश्मि पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। आज हम चर्चा करेंगे स्टेटस एंड रोल के बारे में, यानी पद एवं भूमिका है क्या। आइए जानते हैं हम स्टेटस एंड रोल है क्या। सामाजिक परिस्थिति एवं भूमिका। देखिए, परिस्थिति और भूमिका ये क्या है, दोनों ही चीज़ें समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक हैं। क्योंकि कोई भी समाज हो, सभी व्यक्तियों को जो अधिकार और कर्तव्य मिलते हैं वो एक जैसे नहीं होते। अगर सभी व्यक्तियों को एक प्रकार के अधिकार और कर्तव्य मिले तो समाज चल ही नहीं सकता है, क्योंकि आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति हैं समाज में रहने वाले, उनको जो अधिकार मिलते हैं और कर्तव्य होते हैं वे एक जैसे नहीं होते। जैसे कुछ समाज में व्यक्तियों के उच्च पद मिले हुए होते हैं, जबकि वहीं दूसरे व्यक्तियों की स्थिति उनकी तुलना में काफ़ी नीची होती है। देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में से व्यक्ति की स्थिति जो है वो भिन्न भिन्न देखने को मिलती है। जैसे एक ही परिवार में लीजिए, व्यक्ति की स्थिति परिवार के मुखिया की होगी तो पावरफुल होती है, लेकिन जबकि कार्यालय में वही व्यक्ति जब कार्य करता है तो वो व्यक्ति दूसरों के अधीन भी हो सकता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर कारखाने में एक सर्वोच्च अधिकारी है तो हो सकता है वो एक अच्छा खिलाड़ी ना हो। जब वो खेल के मैदान पर खड़ा हो तो अपने ही नीचे काम करने वालों से, बहुत से उनकी तुलना में कर्मचारियों से उसकी स्थिति निम्न भी हो सकती है। तो सामाजिक व्यवस्था में क्या होता है, व्यक्ति की एक जैसी स्थिति नहीं होती, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में उसकी एक साथ अनेक स्थितियाँ होती हैं। सभी समाजों में व्यक्ति अनेक आधारों पर एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है। समाज क्योंकि सामाजिक संबंधों का जाल है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए अनेक कार्य करने पड़ते हैं। इन कार्यों को उसकी भूमिका कहा जाता है। जैसे एक व्यक्ति अध्यापक है, तो अध्यापक के संग संग क्लर्क नहीं होगा, डॉक्टर नहीं होगा। इनमें से एक ही उसकी परिस्थिति होगी, या तो अध्यापक या क्लर्क या डॉक्टर, वकील में से एक ही कार्य कर सकता है। कोई व्यक्ति सब कार्य एक साथ नहीं कर सकता, क्योंकि वे कार्य उसके अपने तथा समाज दोनों के हित में होते हैं। अपने तथा समाज दोनों के हित में कैसे होंगे? क्योंकि समाज उनसे आशा करता है कि जो उनको परिस्थितियाँ मिली हुई हैं उनके ही अनुसार वे अपने दायित्वों को भी पूरा करें। उनसे समाज की आशा करता है कि जैसे एक अधिकारी है, कर्मचारी है, मालिक है, पिता है, पुत्र है, माँ है, पुत्री है, जिस भी रूप में उसको जो समाज से दायित्व मिले हैं, जो पद मिला है, उनके अनुरूप ही वो उस कार्य को पूरा करे। परिस्थिति से जो भी उनको परिस्थिति प्राप्त है, उन्हीं की परिस्थिति से जुड़े हुए जो कार्य अथवा दायित्व जो मिले हुए हैं, उनको ही उनकी भूमिका कहा जाता है। तो परिस्थिति और भूमिका का संतुलन ही सामाजिक जीवन को व्यवस्थित बनाता है। जो भी परिस्थिति मिली हुई है उसी के अकॉर्डिंग दायित्व को, यानी रोल को, जो कि भूमिका कही जाती है, उसका जो समाज आशा करता है उन्हीं के अनुरूप कार्य करने की व्यक्ति से परिस्थिति के अनुरूप आशा की जाती है। तो व्यक्ति के कार्य ही उसकी परिस्थिति पद को निर्धारित करता है, जो कि समाज और व्यक्ति दोनों के हित में होते हैं। जब व्यक्ति की परिस्थिति समाज में किन्हीं कारणों से निर्धारित हो जाती है तो उसे उसी के अनुसार भूमिका का निर्वाह स्वयं व समाज के हित में करना पड़ता है। यही समाज की व्यवस्था का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, परिस्थिति और भूमिका एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू, क्योंकि जैसी परिस्थिति होगी, जो पद होगा, उसी के अकॉर्डिंग भूमिका भी होगी। अगर एक परिवार में जो है मुखिया है कोई व्यक्ति, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका दायित्व जो है वो मुखिया के दायित्व के अनुसार ही उसको कार्य करने होंगे। कहीं व्यक्ति टीचर है तो उसको टीचर के अकॉर्डिंग अपना कार्य करना होगा। यानी जो परिस्थिति मिली हुई है उसी के अनुसार ही उसको भूमिका भी करनी होती है। इसीलिए कहा गया है कि परिस्थिति और भूमिका एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भूमिका व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारित करता है, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि भूमिका व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारित करता है, और परिस्थिति व्यक्ति की भूमिका
यानी अगर कोई परिवार में पिता है, पुत्र है, तो पद उसका पिता का है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी परिस्थिति निश्चित होगी, यानी भूमिका निश्चित होगी। किसी समाज में वो डॉक्टर है या इंजीनियर है, उसके अकॉर्डिंग उसका रोल होगा। तो जो भी पद के अकॉर्डिंग भूमिका और भूमिका से ही संबंधित होती है परिस्थिति। भूमिका कभी कभी या बहुधा एक ही व्यक्ति को अनेक भूमिकाओं को निभाना पड़ता है। अब इन्होंने कहा कि एक ही व्यक्ति को अनेक भूमिकाओं को निभाना पड़ता है, कैसे? सोचिए। यानी एक ही समाज में व्यक्ति, किसी का पति होता है, किसी का बेटा होता है, किसी का चाचा होता है, किसी का मामा होता है, किसी का नाना होता है, और समाज में मुख्य भूमिका को भी निर्धारित करता है, यानी अध्यापक है या डॉक्टर है या इंजीनियर है। तो एक ही समय में वो कई पदों को निर्धारित करता है और उसी के अकॉर्डिंग उसको भूमिकाओं को भी निर्धारण करना पड़ता है, दायित्वों को भी निभाना पड़ता है। जैसे इन्होंने देखे दिया भी है, जैसे एक व्यक्ति ही पिता, पुत्र, चाचा, पति, मामा, अध्यापक की भूमिका का निर्वहन करता है। इस प्रकार प्रत्येक भूमिका के निर्वहन के साथ उसकी परिस्थिति बदलती रहती है, या बदलती परिस्थिति के साथ भूमिका भी बदल जाती है। भाई अब पति है तो अपनी पत्नी के साथ उसकी परिस्थिति, जो पति की है परिस्थिति, पत्नी के साथ भूमिका बदल जाएगी। पिता के अनुरूप पिता की परिस्थिति है तो अपने बच्चों के साथ भूमिका बदल जाएगी। समाज में किसी अन्य स्टेटस को वो बिलोंग करता है तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो भूमिका है, रोल है, वो बदल जाएगा। तो परिस्थिति के साथ भूमिका भी बदल जाती है। यह एक प्रकार से समाज की आवश्यकता व्यवस्था के लिए अनिवार्य रूप से श्रम विभाजन है। भाई आवश्यकता और व्यवस्था के लिए अनिवार्य रूप से श्रम विभाजन, यानी कार्यों का विभाजन व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। अगर ऐसा बंटवारा नहीं किया जाए और उसको श्रम विभाजित नहीं किया जाए तो क्या होगा कि व्यवस्था नहीं बनी रहेगी और आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं होगी। तो एक ही व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों का निर्धारण करके अलग अलग भूमिकाओं का भी निर्वहन करता है, जो कि समाज की व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। डिफिनीशंस है। बीयरस्टीट के शब्दों में परिस्थिति एक दर्जा है जिसे व्यक्ति ने समाज अथवा समूह में प्राप्त किया है। परिस्थिति क्या है? एक दर्जा है, एक स्थान है जिसे व्यक्ति ने समाज अथवा समूह में प्राप्त किया, यानी उसने कोई उसके लिए अलग से वो नहीं करा, यानी इस समाज में ही उसने परिस्थितियों को प्राप्त किया है। परिस्थिति दो प्रकार की होती है, एक अर्जित होती है, एक प्रदत्त होती है, तो एक अलग बात है। लेकिन जो एक दर्जा है, जो एक स्थान है, वो व्यक्ति ने कहाँ से पाया है? वो समाज और समूह से ही प्राप्त किया है। नेक्स्ट है मैकइवर एवं पेस। परिस्थिति व्यक्ति का वह स्तर है जिसे व्यक्ति ने किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा उपलब्धियों आदि के द्वारा प्राप्त किया है। परिस्थिति जो है वो इन जो तत्व हैं इनके द्वारा प्राप्त करता है। किम्बल यंग। साधारण रूप से सामाजिक परिस्थिति का वह स्तर है जिसे व्यक्ति समाज से प्राप्त करता है। सामाजिक परिस्थिति का जो स्तर है, जो स्थान है, वो कहाँ से व्यक्ति प्राप्त करता है? समाज से। सामाजिक परिस्थिति निर्धारण करने वाले कारक। लिंटन ने 5 प्रमुख कारकों का उल्लेख किया है। कौन कौन से कारक हैं आपके? प्रतिष्ठा, आयु व लिंग, संघ व समूह, व्यवसाय व परिवार। इन कारकों का उल्लेख किसने किया है? लिंटन ने, कि इससे ही समाज में व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारित होती है। नेक्स्ट है परिस्थिति का निर्धारण, परिस्थिति का वर्गीकरण। कौन कौन से वर्गीकरण किए हैं परिस्थिति के? प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थितियाँ क्या हैं? जो व्यक्ति को जन्म के साथ ही प्राप्त होती हैं, जिसके लिए व्यक्ति को कोई कार्य नहीं करना पड़ता, अलग से उसके लिए उसको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, जो उसको जन्म के साथ ही स्वयं मिल जाती हैं, वो आपकी प्रदत्त परिस्थिति हैं। जैसे लिंग भेद, आयु भेद, नातेदारी, जन्म, शारीरिक विशेषताएं, जाति एवं प्रजाति। तो लिंग भेद क्या है?
जो कि स्त्री और पुरुष में अंतर होता है। कौन कौन से हैं, क्या होता है इनमें? जैविकी आधार पर यह समझा जाता है कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियां अधिक कमज़ोर, भावुक होती हैं और अंधविश्वासी होती हैं। वो हर चीज़ को जल्दी मान लेती हैं और हर चीज़ पे विश्वास कर लेती हैं। और यही कारण है कि उनको जो नीलगिरी की टोडा जनजाति है, तो स्त्रियों को जब मासिक धर्म के कारण अधिक पवित्र नहीं समझा जाता। क्या होता है कि उन्हें जो गाय और भैंसों के पास जाने की उस समय अनुमति नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? कि उस जनजातियों में गायों एवं भैंसों को आजीविका का साधन माना जाता है और इस कारण से इनको आजीविका के कारण गाय एवं भैंसों को पवित्र माना जाता है और स्त्रियों को अपवित्र माना जाता है। स्पष्ट है कि अधिकांश समाजों में लिंग भेद व्यक्ति की प्रदत्त स्थिति का एक प्रमुख आधार है। कहीं कहीं किन्हीं समाजों में स्त्री और पुरुषों में इसी निर्धारण के कारण स्त्रियों को जैसे पहले श्रम विभाजन के कारण जो कार्य दिए जाते थे उनमें स्त्रियों को कम मूल्य दिया जाता था और पुरुषों को अधिक। तो ये आज भी कहीं जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ पे आज भी है, लेकिन वैसे ये समाप्त हो गया है, लेकिन कहीं कहीं देखने को आज भी मिलता है। नेक्स्ट है आयु भेद। आयु भेद से हम क्या समझते हैं कि आयु भेद जैसे हमारे घर के मुखिया हैं, बच्चे हैं और किशोर हैं, तो मुखिया को बच्चे और किशोर की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी बच्चे किशोर की तुलना में युवा और प्रौढ़ लोग जो होते हैं उनको अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं, क्योंकि वृद्धावस्था क्या होती है, प्रत्येक समाज में सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। आपके प्राचीन भारत में, चीन और जापान में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को निर्धारित करने में आयु का सदैव विशेष महत्व रहा है। आयु के कारण जो बड़ी उम्र का, उसको ये माना जाता है कि वो एक्सपीरियंस होल्डर है, उसको अनुभव ज्ञान है, इसलिए उसको समाज में और परिवार में अधिक जो है महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट है नातेदारी। नातेदारी के कारण किस तरीके प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारित होते हैं तत्व? जो नातेदारी के आधार पर ही क्या है, व्यक्ति को अपने परिवार में कुछ ऐसी परिस्थितियां प्राप्त होती हैं जिनके लिए उसे कोई प्रयत्न नहीं करने पड़ते। नातेदारी क्या है? विवाह के बाद जो संबंध होते हैं, जो हमारे नातेदारी बनती है, स्त्री के तरफ के जो लोग होते हैं, पुरुष के तरफ के जो लोग होते हैं, तो जब एक परिवार में सब लोग जुड़ते हैं तो उनसे हमारी नातेदारी रिश्तेदारी बन जाती है। तो जैसे परिवार में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो अनेक दूसरे सदस्यों को क्या होता है कि दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता, मामा मामी, इस तरह की और दूसरी परिस्थितियाँ स्वयं मिल जाती हैं, मिलती हैं। इसके लिए कोई प्रयत्न करना नहीं पड़ता। घर में भाई के बच्चा होता है, बेटा होता है, बेटी होती है, तो उस घर की बेटी स्वयं मतलब कुछ प्रयत्न बिना किए बुआ बन जाती है। माँ उस जिस बेटी को कुछ हुआ है उनके घर की जो बहन, मतलब उसकी जो बहन है वो मौसी बन जाती है, मामा बन जाते हैं। पत्नी के तरफ के लोग मामा, मौसी, नाना, नानी बन जाते हैं और पति के तरफ के लोग दादा, दादी, बुआ, फूफा और चाचा, चाची, इन जो परिस्थितियाँ हैं वो प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसी प्रत्येक परिस्थिति के साथ व्यक्ति की भूमिका में भी कुछ परिवर्तन अवश्य होता है। जैसी परिस्थितियाँ होंगी, जो जो बनेगा उसी के अकॉर्डिंग उसको भूमिका का भी निर्वहन करना पड़ता है। नेक्स्ट है जाति एवं प्रजाति भेद। अब जाति के भेद के अंतर्गत भारतीय समाज में कोई व्यक्ति भी कितना ही योग्य और कुशल क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी स्थिति निम्न है, अब तो परिवर्तन आया है, अब पहले की तरह नहीं है, तो पहले ज़रूर ये ज़्यादा था, अब कम मात्रा में पाया जाता है कि अगर कोई तथाकथित निम्न जाति का है तो उसकी परिस्थिति निम्न हो जाती है। अब इसमें बहुत अंतर आया, उन्हें बहुत से अधिकार प्राप्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ये मानते हैं और कुछ पिछड़े इलाके हैं जिनमें ऐसा होता है, जहाँ की अगर कोई व्यक्ति कुशल है लेकिन निम्न जाति में जन्म लिया है तो उसकी परिस्थिति क्या होती है, निम्न होती है। और वहीं कहते हैं कि कोई उच्च जाति में
जन्म लेता है तो उसकी परिस्थिति, वो अकुशल व्यक्ति भी हो लेकिन उसकी परिस्थिति जो है वो उच्च मानी जाती है। तो अब इसमें ऐसा सच जो है वो कम हो गया है। अब ये परसेंटेज कम हो गया है कि ऊंची जाति में जन्म लेने मात्र से ही व्यक्ति की जो परिस्थिति ऊंची हो जाती है और निम्न जाति में जन्म लेने से नीची हो जाती है। तो इसमें परिवर्तन आया। अब जो है प्रदत्त परिस्थिति की अपेक्षा भी आप अर्जित परिस्थिति पढ़ेंगे, अर्जित परिस्थिति को महत्व ज़्यादा मिलने लगा है, अंतर आया पहले से। इसी के साथ प्रजाति भेद। प्रजाति भेद क्या है? बहुत लंबे समय से इस भ्रांति का प्रचार किया जाता रहा है कि काली प्रजाति की तुलना में गोरी प्रजाति के लोग अधिक साहसी, योग्य और कुशल होते हैं, और इसके फलस्वरूप काली प्रजाति के लोगों को वह अधिकार और परिस्थिति नहीं दी जाती थी जो गोरी प्रजाति के लोगों को बहुत आराम से प्राप्त हो जाती थी। तो यानी शारीरिक लक्षणों के आधार पे जो परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं वो आपकी प्रदत्त परिस्थिति, जिसके लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ा, जो स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं। अब आती है आपकी अर्जित परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति के निर्धारण तत्व कौन कौन से हैं? संपत्ति, व्यवसाय, शिक्षा, राजनीतिक सत्ता, विवाह, उपलब्धियां आदि। अब जैसे इन्होंने कहा, पहले तो हम समझ लेते हैं अर्जित परिस्थिति होती क्या है। देखिए, अर्जित परिस्थिति का तात्पर्य व्यक्ति की उस परिस्थिति से है जिसे वह अपने प्रयत्नों, गुणों, योग्यता और कुशलता के द्वारा स्वयं प्राप्त करता है। यानी यह प्रदत्त परिस्थिति के द्वारा स्वयं नहीं मिल जाती है, इसके लिए कार्य करना पड़ता है, इसके लिए श्रम करना पड़ता है, इसके लिए हमें अपना पूरा निर्धारित लक्ष्य के अकॉर्डिंग कार्य करना पड़ता है। यानी शिक्षा के द्वारा, गुणों के द्वारा, योग्यता के द्वारा, कुशलता के द्वारा व्यक्ति जिसको प्राप्त करता है, स्वयं मेहनत करके अर्जित करता है, वो आपकी प्रदत्त परिस्थिति है। और प्रदत्त परिस्थिति में जैसे संपत्ति का इन्होंने कहा, तो संपत्ति का संचय एक निर्धन व्यक्ति की तुलना में उद्योगपति की सामाजिक परिस्थिति काफ़ी ऊंची होती है। भाई, अगर कोई गरीब घर का आप सब्जी बेचने वाला है और एक कोई बड़ा व्यापारी है तो क्या होगा? जैसे अपने यहाँ रिलायंस, टाटा, अंबानी ये लोग हैं, तो माना जाता है कि बहुत बड़े व्यवसायी, बहुत बड़े आदमी भारत के बड़े व्यापारियों में से, नामी चीन लोगों में से हैं। तो ऐसे ही अगर एक व्यक्ति, एक उद्योगपति की तुलना एक निर्धन व्यक्ति से की जाएगी तो उद्योगपति की परिस्थिति क्या होगी? ऊंची होगी। और निर्धन व्यक्ति जो है, जो छोटा काम करता है, यानी जो उसकी कम आमदनी है, संपत्ति उसके पास कम है, उसकी परिस्थिति नीची हो जाती है। तो लेकिन फिर भी इसमें एक ये भी वो कहा गया है कि अगर अवैध तरीक़ों से, तस्करी से, भ्रष्टाचार से अथवा शक्ति के अवैध उपयोग से बहुत ज़्यादा संपत्ति अर्जित कर ली है किसी ने, तो उसकी उच्च परिस्थिति उसको प्राप्त नहीं होती। भाई, हम सामने तो कहते हैं बहुत बड़ा आदमी, लेकिन पीछे से एक बार मन में आ ही जाता है कि अरे बहुत भ्रष्टाचार करते हैं, बहुत गलत ढंग से पैसा कमाते हैं। अब किसी डॉक्टर को ही लीजिए, डॉक्टर बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन अगर कोई डॉक्टर, अब क्या हुआ कि बीच में किडनी निकाल रहे हैं, कहीं कोई कुछ किसी तरह का अवैध धंधा कर रहे हैं, तो उनके अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। उनकी जो समाज में एक परिस्थिति निर्धारित है और उसके अकॉर्डिंग वो कार्य नहीं कर रहे। भाई, उनका कार्य क्या है कि ईमानदारी के संग अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करना, लेकिन नहीं कर रहे हैं, तो सामाजिक परिस्थिति जो है वो उनकी उच्च नहीं मानी जाती। ऐसी दशा में जब अपनी जो उनकी परिस्थिति मिली है और उसको अच्छे से कार्य नहीं करते, तो उनकी परिस्थिति सामाजिक दृष्टि से निम्न हो जाती है। लेकिन जब हम संपत्ति की बात करते हैं तो एक निर्धन व्यक्ति की तुलना में एक उच्च व्यवसायी, जो कि व्यवसाय है जिसका बड़ा और वो संपत्ति उसके पास ज़्यादा है, तो उसकी परिस्थिति समाज में उच्च मानी जाती है। नेक्स्ट है व्यवसाय, जो कि हमने अभी आपको बता ही दिया। व्यवसाय के द्वारा, संपत्ति के द्वारा, जिसके पास संपत्ति ज़्यादा है उसकी परिस्थिति, और संपत्ति उसने अर्जित करी है, ना कि उसको प्राप्त हो गई है। अपने स्वयं की योग्यता, शिक्षा, गुणों के आधार पे उसने उच्च परिस्थिति प्राप्त की है। शिक्षा जैसे निरक्षर, जैसे जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, अशिक्षित होते हैं, उन लोगों की तुलना में वे व्यक्ति ऊंची परिस्थिति अर्जित करते हैं जो लोग शिक्षित होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त करते हैं।
प्रतियोगिता के वर्तमान युग में अब आप देखिए कंपटीशन के बिना कुछ भी हासिल नहीं है, तो ऐसे युग में शिक्षा के बिना उच्च प्रस्थिति अर्जित व्यक्ति नहीं कर सकता। नेक्स्ट है राजनीतिक सत्ता। अब राजनीतिक अधिकार आज के समय में तो बहुत बड़ा एक स्रोत है। अगर जिसके पास राजनीतिक अधिकार प्राप्त है तो, और ये जो राजनीतिक अधिकार है अपने आप प्राप्त नहीं होते, यानी अर्जित परिस्थिति का एक महत्वपूर्ण आधार है। संपत्ति और शिक्षा का अभाव होने के बाद भी, यानी किसी व्यक्ति के पास संपत्ति भी नहीं है, शिक्षा भी नहीं है, और उसके बाद व्यक्ति में नेतृत्व की कुशलता है, उसमें क्षमता है, नेता के गुण हैं, तो वो राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर सकता है। तो उसकी सामाजिक परिस्थिति ऊंची होती है जो व्यक्ति में नेतृत्व करने की क्षमता होती है। नेतृत्व का गुण क्या है? एक अर्जित गुण है। उसने समाज में एक अर्जित गुण को प्राप्त किया है, स्वयं के द्वारा उसको प्राप्त किया है। और जो राजनीतिक सत्ता, जिसको राजनीतिक सत्ता प्राप्त हो जाती है, किसी भी तरह का नेता बनता है, सांसद सभासद बन जाता है, वो समाज में अन्य लोगों से उच्च स्थिति प्राप्त करता है। और ये सब क्या है? अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत ही है। नेक्स्ट है आपका विवाह। विवाह के द्वारा भी देखिए कई बार कम संपत्ति होती है लोगों के पास, कम शिक्षा, लेकिन विवाह उनका अगर धनाढ्य घरानों में हो गया तो उससे भी उनकी परिस्थिति उच्च मान हो जाती है। और ये भी अर्जित परिस्थिति नहीं है, अर्जित बोल रहे हैं, प्रदत्त परिस्थिति नहीं है, क्योंकि विवाह यहाँ पे आने के बाद ही आप जब उसके लिए माता पिता या अन्य लोग मिलकर उस विवाह के लिए तैयारी करते हैं, चुनते हैं, उसके बाद विवाह करते हैं, तो ये क्या है? अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आता है। विवाह उच्च घराने में हो गया, धनाढ्य परिवार में हो गया, तो परिस्थिति भी उच्च हो जाती है। अन्य उपलब्धियाँ व्यक्ति को प्राप्त हो जाएं, जैसे आविष्कार है, नवाचार है, जैसे परिस्थिति आपकी संगीत है, अभिनय है, लेखन है, समाज कल्याण आदि किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। बड़े बड़े संगीतकार, कलाकार, खिलाड़ी, लेखक और समाज सुधारक एक उच्च सामाजिक परिस्थिति अर्जित कर लेते हैं। ये भी उपलब्धियां अर्जित परिस्थिति के निर्धारण का आधार है। नेक्स्ट अब आता है भूमिका। जब कोई व्यक्ति किसी पद को प्राप्त करता है और उसी के अनुरूप उसकी भूमिका भी होती है, यानी कोई भी पद प्राप्त किया है, चाहे वो समाज में किसी मुख्य भूमिका पर आधारित हो, अर्जित प्रदत्त भूमिका हो, या फिर प्रदत्त भूमिका हो, यानी जो समाज में हमको बिना मेहनत के, बिना किसी कार्य करने को उपलब्ध हो गया हो पद, उसके अकॉर्डिंग भूमिका हो, या फिर अर्जित की हुई प्रदत्त पद के अनुसार भूमिका हो। तो जब कोई व्यक्ति किसी पद को प्राप्त करता है, किसी भी स्टेटस, किसी भी पद को प्राप्त करता है, तो उसी के अनुरूप उसकी भूमिका होती है। क्लियर? यानी अगर कोई अध्यापक है तो उसकी भूमिका उसी के अकॉर्डिंग होगी, डॉक्टर है उसकी भूमिका उसी की तरह होगी, यानी उसके पद के अनुरूप होगी, नेता है उसकी भूमिका उसके पद के अनुरूप होगी। ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति की परिस्थिति कुछ और हो और वह कार्य स्थिति के विरुद्ध करे। अब जैसे एक टीचर है, अब आप लोग के पास हम पढ़ाने आए और पता चले हम लेके सुई और अन्य दवाइयाँ और लेके आपको दवाई देने लगे, बेटा आप बीमार हो तो लाइए आपको ये दवा दे दें, तो ये हमारे पद के अनुरूप नहीं होगा और गलत होगा। क्योंकि जो हमको पद मिला है, जिसकी हमने शिक्षा ग्रहण करी है, जिसके अनुरूप हमारे कार्य निर्धारित हैं, कार्य वही हमारे समाज हमसे उन्हीं कार्यों की अपेक्षा करता है। ना कि एक टीचर डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर तो होता है लेकिन वो शिक्षा जगत में, ना कि आपके मेडिकल जगत में। नेक्स्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल, एक व्यक्ति स्कूल में अध्यापक है तो कहीं दूसरे संगठन का वह मंत्री है। ठीक है? कोई व्यक्ति अगर किसी स्कूल में अध्यापक है, टीचर है, और वह कहीं संगठन का मंत्री है, यानी शिक्षक संघ में वो मंत्री की भी भूमिका निर्वहन करता है और किसी संघ का अध्यक्ष भी है, तो उसकी भूमिका एक टीचर के पद पे जब होगा, वहाँ कार्य करेगा तो एक अलग होगा। जब वो संगठन का मंत्री के अनुरूप कार्य करेगा तो उसकी भूमिका अलग होगी, और किसी के संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा तो उसकी भूमिका अलग होगी।
एक व्यक्ति की यह विभिन्न स्थितियां हैं, अलग अलग पद के अनुरूप उसकी स्थितियां बदल जाती हैं। व्यक्ति एक ही है लेकिन अलग अलग पदों के अनुरूप उसकी भूमिकाएं जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। इसीलिए वह विभिन्न स्थितियों के अनुरूप भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिकाएं करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए लिंटन ने इस स्थिति को गतिमान कहा है, अर्थात जिस प्रकार की स्थिति होगी उसी प्रकार की भूमिकाएं भी होंगी। सभी समाजों में परिस्थिति का महत्व उसकी भूमिका पर निर्भर होता है। उत्तम कार्यों से श्रेष्ठ परिस्थिति और निम्न कार्यों से परिस्थिति कोई भी हो, वह अपनी प्रतिभा अपने सम्मान को खो देता है। अब आप एक IAS अधिकारी को ही लीजिए, वो नेताओं के लिए भी सारे कार्य एक जो कहते हैं ना स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो कौन बनाता है? IAS बनाते हैं। और उसके ही अकॉर्डिंग एक नेता कार्य करता है। किस तरीके के कार्य कहाँ होने हैं, कौन सा विकास होना है, क्या कार्य आगे के लिए एक जो बनना है या विकास होने में जो कार्य करने हैं, ये सारे कार्य कौन करते हैं? आपके IAS अधिकारी हैं या बड़े बड़े अधिकारी हैं। वो एक जो कहा जाएगा एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं और उसके बाद उन कार्यों को दूसरे लोग कहा जाएगा, क्या बोला जाएगा कि उनको उस कार्य के अकॉर्डिंग वो उनकी आगे की तैयारी करते हैं। तो अगर वो श्रेष्ठ परिस्थिति यानी उनको उच्च प्राप्त है लेकिन उसकी अपनी स्थिति को परिस्थिति को अनुरूप वो कार्य ना करें, पैसा ले दे के अभी कई पुल देखिए बनाए जाते हैं। अभी एक बड़ा पुल बना जिसको बहुत दिन से लोगों की अपेक्षा थी उस पुल से कि पुल बने और उसमें हमारा जो है टाइम कम होते हुए हम कार्यों को, क्योंकि यातायात के साधन एक ऐसा साधन है जो हमारे कार्यों को सुलभ करता है और हमें विकास की ओर ले जाता है। लेकिन हम उस कार्य को करने से पहले ही वो पुल बनाए गए, इतना पैसा खर्चा हुआ, उसके बाद वो बनने से पहले ही, चलने से पहले ही वो धराशायी होने लगे। जगह जगह पर उन पे गड्ढे या वो चलने लायक नहीं रह गए। तो ये क्या होता है? श्रेष्ठ परिस्थिति होने के बावजूद उत्तम कार्यों से श्रेष्ठ परिस्थिति मिलती है और निम्न कार्यों से परिस्थिति कोई भी हो, हम किसी भी श्रेष्ठ पद को प्राप्त हों, लेकिन हमारी प्रतिभा, हमारा सम्मान खो जाता है। एक टीचर के मैं ही एक शिक्षक हूँ और उसके अनुरूप अगर कार्य ना करूँ, क्लास लेने ना आऊँ, आपको ठीक से ना पढ़ाऊँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई ना हो, कुछ भी आने के बाद कोई भी लेक्चर दूँ और चलती बनूँ, तो क्या होगा? परिस्थिति तो उच्च है लेकिन कार्य जो है वो उस परिस्थिति के अनुरूप नहीं होगा। तो उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त के बाद भी हम जो एक टीचर का सम्मान है वो खो जाएगा। नेक्स्ट है परिभाषाएं। मैक्स वेबर के अनुसार भूमिका एक भाग अथवा चरित्र है जिसे कर्ता भली भांति निभाता है। यानी एक चरित्र है, जैसे नाटक होता है और उस नाटक में एक पात्र बनाया जाता है। जैसे आपका अभी रामलीला होगी, रामलीला में राम बनाए जाएंगे, तो एक पार्ट है, एक चरित्र है और जिसको कर्ता जो है वो भली भांति निभाता है। लिंटन के अनुसार भूमिका एक निश्चित स्थिति में व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्यों का बोध कराता है। ये एक स्थिति है और व्यक्ति उसमें क्या करता है कि किस प्रकार के उसको अधिकार प्राप्त हैं और क्या कर्तव्य उसको करने हैं, इनका क्या कराता है? भूमिका बोध कराता है। किंग्सले डेविस के शब्दों में व्यक्ति निश्चित परिस्थिति में जिस प्रकार का व्यवहार करता है या उसमें जिस प्रकार के व्यवहार की आशा की जाती है उसे उसकी भूमिका कहते हैं। विशेषताएं प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक मूल्यों के अनुसार भूमिका करने की आशा की जाती है। यानी सामाजिक मूल्य हमारे क्या है? एक मापक है, एक पैमाना है जो समाज हमसे अपेक्षा करता है कि उसके ही तरह से उसके ही अनुरूप कार्य किया जाए। भूमिका में समयानुसार परिवर्तन करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है, क्योंकि पद बदलेगी, कहीं वो पति है, कहीं वो भाई है, कहीं वो पुत्र है, तो समयानुसार उसको भूमिका के अनुसार परिवर्तन करना पड़ता है। भूमिका दो प्रकार की होती है, प्रदत्त एवं अर्जित। भूमिका के पीछे समाज की शक्ति एवं स्वीकृति होती है। भूमिका एक स्थिर कार्य नहीं बल्कि परिस्थिति विशेष में बदलती रहती है। क्योंकि टाइम समझाने में काफ़ी हो गया है, इसके साथ ही आशा करती हूँ कि आपके लिए उपयोगी होगा। अगर उपयोगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू, धन्यवाद।